हेलो बेटा, हाउ आर यू? बेटा, इससे पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी थ्योरी में सबसे पहला आर्टिकल किया था सैंपल स्पेस, इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी एंड द बेसिक एक्सियम्स। बेटा जल्दी से 1 मिनट के अंदर अंदर मैं समझा दूं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि एक्सपेरिमेंट क्या चीज होती है। एनी एक्शन और एक्ट which produces some results or some output is called experiment। बेटा इसके बाद हम सैंपल स्पेस पे आए थे। हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट के सभी पॉसिबल रिजल्ट्स को या सभी पॉसिबल आउटकम्स को एक सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो हमें सैंपल स्पेस मिलता है, जिसको हम सिंबल एस से डिनोट करते हैं। इसके बाद बेटा हमने कुछ इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेस बनाए थे। अगर हम एक कॉइन को एक बार थ्रो करें तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, इफ इट इज टॉस्ड थ्राइस, इफ द कॉइन इज टॉस्ड 4 times, or if we throw a die only once, or we throw a dice twice। इसके बाद बेटा हम लोगों ने कार्ड्स के बारे में, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बात की थी। फिर हम लोगों ने इवेंट्स के बारे में डिफाइन किया था कि इवेंट इज अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, और जनरली इसको हम कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एटसेट्रा। बेटा 3 कॉइन्स को थ्रो करने पे जो सैंपल स्पेस बनता है उसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने कल 5, लास्ट क्लास में हमने 5 इवेंट्स डिफाइन की थी, ए बी सी डी एंड ई। इन एग्जांपल्स की हेल्प से, इन ए बी सी डी, इन 5 इवेंट्स की हेल्प से हमने इवेंट्स की टाइप्स पढ़ी थी। इसमें हमने पढ़ा था सिंपल इवेंट, एक ऐसी इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। कंपाउंड इवेंट, एक ऐसी इवेंट विच कंटेन्स 2 और मोर एलिमेंट्स। नल और इम्पॉसिबल इवेंट, एन इवेंट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। इक्वली लाइकली इवेंट्स, दीज आर द इवेंट्स हुज चांसेस या प्रोबेबिलिटीज ऑफ अकरेंस आर सेम। Mutually exclusive events are the events which cannot occur together, and exhaustive events are the events at least one of them must occur। और इसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम exhaustive events का यूनियन कैलकुलेट करेंगे तो we will get the sample space। बेटा मैंने बड़ी जल्दी से ये चीजें रिवाइज करवाई हैं क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ ली हैं। अगर आपको डिटेल में इनको रिवाइज करना है तो लास्ट वाले वीडियो को आप थॉरोली देख लीजिए। करीब करीब 1 आवर का वीडियो है वो, उसको आप देखेंगे तो ये सारी चीजें आप लोगों की अपने आप रिवाइज हो जाएगी। बेटा इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद हम प्रोबेबिलिटी पे आ गए थे, और प्रोबेबिलिटी में मैं सिर्फ फॉर्मूले पे अगर एम्फेसाइज करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, लेट अस वी कॉल इट ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। और वर्ड्स में हम कह सकते हैं नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। इसके बाद बेटा हम बेसिक एक्सियम्स पे आ गए थे। एक्सियम्स मतलब पोस्टुलेट्स या थ्योरम्स या प्रॉपर्टीज। सबसे पहली थ्योरम या सबसे पहला एक्सियम था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1, एंड इफ द प्रोबेबिलिटी इज 0 वी कॉल इट इम्पॉसिबल इवेंट, इफ द प्रोबेबिलिटी इज 1 वी कॉल इट श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। फिर हमने पढ़ा था कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम पीई कह रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को हम बोलेंगे पीई डैश और पीई बार और पीई कॉम्प्लीमेंट, और वही फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ cases in the complement of E divided by number of cases in sample space, or we can call it unfavorable number of ways or unfavorable number of cases divided by total number of ways or total number of cases। इसके बाद बेटा हमने पढ़ा था कि अगर हम सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, और लास्ट में हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी इम्पॉसिबल इवेंट या नल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा 0 के इक्वल आएगा। तो बेटा ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ ली हैं, जस्ट मैंने एक बार आप लोगों को रिवाइज करवाया है। बेटा अब हम इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में सब कंसेप्ट पढ़े थे और क्वेश्चंस नहीं किए थे। तो देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन को हम रीड कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। यू हैव 6 अनरेड मिस्ट्रीज ऑन योर बुक शेल्फ एंड 6 अनरेड साइंस फिक्शन बुक्स, द फर्स्ट 3 ऑफ विच टाइप आर हार्ड कवर एंड द लास्ट 3 आर पेपर बैक। देखिए बेटा समझेंगे एक बात ध्यान से, हमारे पास 6 बुक्स है किसी बुक शेल्फ में, और उनकी कैटेगरी है अनरेड मिस्ट्रीज, मतलब वो मिस्ट्रीज जिनको अभी तक पढ़ा नहीं गया, और 6 बुक्स अलग कैटेगरी की हैं जिनको हम नाम दे रहे हैं अनरेड साइंस फिक्शन बुक्स। मतलब साइंस फिक्शन की बुक्स हैं जो अनरेड है, मतलब जिनको हमने कभी पढ़ा नहीं आज तक। बेटा मिस्ट्रीज में भी और साइंस की बुक्स में भी एक और क्वालिटी बताई जा रही है, फर्स्ट 3 of each type are hard cover and last 3 are paperback। Means
जो 6 मिस्ट्रीज हैं उनमें से 3 बुक्स हार्ड कवर की हैं, आप ये कैसे गत्ते वाला कवर है उसका, और जो लास्ट 3 हैं वो पेपर बैक हैं। ये प्रॉपर्टी मिस्ट्रीज के केस में भी है और ये सेम प्रॉपर्टी साइंस फिक्शन बुक्स के केस में भी है। तो बेटा एक बार इस बात को दोबारा समझ लें, हमारे पास 3 हार्ड कवर की बुक्स है मिस्ट्रीज में, 3 पेपर बैक्स है मिस्ट्रीज में, 3 हार्ड कवर वाली बुक्स है साइंस फिक्शन में, और 3 पेपर बैक वाली बुक्स है साइंस फिक्शन में। तो टोटल 12 बुक्स है। इसके बाद हमें बोला जा रहा है कंसिडर रैंडमली सिलेक्टिंग वन ऑफ द 6 मिस्ट्रीज एंड देन रैंडमली सिलेक्टिंग वन ऑफ द साइंस फिक्शन बुक्स। देखो बेटा इस बात का मतलब क्या है, जरा इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमें बोला जा रहा है कि हम रैंडमली 6 मिस्ट्रीज में से किसी एक मिस्ट्री को सिलेक्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं। मतलब बुक शेल्फ में 6 मिस्ट्रीज पड़ी हैं, हमने बिना देखे बिना सोचे एट रैंडम कोई भी एक मिस्ट्री को पिक किया, कोई भी एक मिस्ट्री को हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमने 6 साइंस फिक्शन बुक्स में से भी एक साइंस फिक्शन की बुक निकाल ली। देखो बेटा इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं इसको बोल्ड कर देता हूं और हाईलाइट कर देता हूं, ध्यान समझेंगे बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। वो कह रहा है कंसीडर रैंडमली सिलेक्टिंग वन ऑफ द 6 मिस्ट्रीज एंड देन का मतलब ये है, वो सीक्वेंस बता रहा है कि हमने जो पहली बुक ली थी वो मिस्ट्रीज में से ली थी, और देन का मतलब जो नेक्स्ट टाइम जो 1 बुक निकाली थी वो साइंस फिक्शन बुक्स में से निकाली थी। तो देखिए बेटा ओवरऑल बात ये हो गई, हमारे पास साइंस फिक्शन की बुक्स हैं 6, हमारे पास मिस्ट्रीज है 6, दोनों कैटेगरीज में 3 बुक्स हार्ड कवर वाली हैं, 3 बुक्स पेपर बैक वाली हैं। पहले हमने मिस्ट्रीज में से एक बुक निकाली, उसके बाद सेकंड बुक हमने एक बुक निकाली साइंस फिक्शन में से। और देखो बेटा फाइनली हमारा क्वेश्चन क्या, जरा हम पढ़ लेते हैं। What is the probability that both the selected books are paper backs? मतलब हमने मिस्ट्रीज में से जो बुक निकाली वो पेपर बैक वाली होनी चाहिए, और हमने साइंस फिक्शन में से जो बुक निकाली वो भी पेपर बैक वाली होनी चाहिए। अब देखो बेटा जरा ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तो सबसे पहले आप ये सोचो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, क्या क्या उसके रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो देखिए बेटा अगर हम मिस्ट्रीज की 6 बुक्स की बात कर रहे हैं और हमने एक ही बुक चूज की है, तो हमारे पास 6 डिफरेंट चॉइसेस हैं किसी मिस्ट्री की बुक को चूज करने के लिए। ऐसे ही हमारे पास 6 डिफरेंट चॉइसेस हैं साइंस की बुक को चूज करने के लिए। तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस है या हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ केसेस है दैट वुड बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 6। ऐसे कैसे देखिए बेटा, सपोज मिस्ट्री की फर्स्ट बुक के साथ साइंस की फर्स्ट बुक निकलती है, मिस्ट्री की फर्स्ट के साथ साइंस की सेकंड, मिस्ट्री की फर्स्ट के साथ साइंस की थर्ड, मिस्ट्री की फर्स्ट साइंस की फोर्थ, मिस्ट्री की फर्स्ट साइंस की फिफ्थ, मिस्ट्री की फर्स्ट साइंस की सिक्स्थ। तो आप देखा आपने 6 केसेस हो गई। ऐसे ही मिस्ट्री की सेकंड साइंस की फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स्थ 6 केसेस हो गई। तो जैसे बेटा आप लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में डाइस के केस में पढ़ा था, बिल्कुल मिलता जुलता केस है। 6 बुक्स हमने मिस्ट्रीज की निकाली, एक ही बुक निकाली है, तो मिस्ट्री की 6 बुक्स अगर है तो किसी एक बुक को निकालने के हमारे पास 6 वेज है। साइंस फिक्शन की अगर 6 बुक्स हैं तो किसी एक बुक को निकालने के हमारे पास 6 वेज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज वुड बी 36, 6 इंटू 6। तो देखिए बेटा जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम टोटल नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट कर लेते हैं या टोटल नंबर ऑफ केसेस कैलकुलेट कर लेते हैं, और हम समझ रहे हैं कि वो हो जाएंगे 6 इंटू 6 मतलब 36। क्योंकि देखिए बेटा जब हम सैंपल स्पेस बनाएंगे तो पता तो हो कि केसेस कितने बनने हैं, अदरवाइज हम कैसे बना पाएंगे। अब सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, तो देखिए बेटा एक काम करते हैं, जो मिस्ट्रीज है 6 बुक्स है तो उनका नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6, और जो साइंस फिक्शन वाली बुक्स हैं उनको नाम दे देते हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। डैश लगाने का पर्पस ये है कि आइडेंटिफाई हो जाए जो बिना डैश वाली बुक है वो मिस्ट्री है, जिसपे हमने डैश लगा दिया वो साइंस फिक्शन की बुक है। तो चलिए बेटा ऐसा इस बात को जरा नोट कर लेते हैं। तो लिखिए बेटा डिनोटिंग मिस्ट्रीज as 1 2 3 4 5 and 6 and denoting science fiction books as 1 dash 2 dash 3 dash 4 dash 5 dash and
6 डैश। अब देखिए बेटा हमें कहा गया था कि 3 बुक्स जो फर्स्ट वाली 3 बुक्स हैं, देखिए यहां लिखा हुआ है फर्स्ट 3 ऑफ ईच टाइप आर हार्ड कवर। तो देखिए बेटा जिनको मैं बोल्ड कर रहा हूं वो हार्ड कवर वाली बुक्स हैं, और जिनको मैंने अनबोल्ड छोड़ दिया है वो साइंस फिक्शन वाली है। ये तो देखो बेटा जो मैं बोल्ड कर रहा हूं कि जरूरी नहीं कि आपने एग्जाम में इसको बोल्ड करके दिखाना है, ये तो सिर्फ मेरे समझाने का तरीका है, मैं समझाने के लिए आपको आसानी समझ में आए इसलिए मैं बोल्ड कर रहा हूं, लेकिन हमें एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा। तो लिखे बेटा आउट ऑफ विच फर्स्ट 3 आर हार्ड कवर and the next 3 are paperbacks। तो बेटा ये हमने डिस्टिंग्विश कर लिया। तो बेटा अब जो है अगर हम इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे तो बेटा आप समझ पा रहे होंगे कि अब हम सैंपल स्पेस बड़ी आसानी से इसका फॉर्म कर सकते हैं। बेटा बिल्कुल वही सेम तरीका यूज करेंगे जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में फॉलो किया था। देखिए बेटा एक मैट्रिक्स बना लेते हैं 6 बाय 6 की। तो 1 डैश का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट बुक हमने मिस्ट्री में से निकाली, एक बुक हमने मिस्ट्री में से निकाली है और एक हमने साइंस फिक्शन में से निकाली है। तो 1 डैश का मतलब ये हुआ कि मिस्ट्री की फर्स्ट वाली बुक निकल आई और साइंस फिक्शन की भी फर्स्ट वाली बुक निकल आई। तो बेटा अगर हम यही ट्रेंड फॉलो करें तो ऐसे करते हैं, फर्स्ट कॉलम में हम मिस्ट्री की 1 नंबर बुक को फ्रीज कर लेते हैं और साइंस फिक्शन में चेंज हो जाएगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। तो इस तरीके से बड़े आराम से हमें 6 केसेस मिल जाएंगे। अब मैं इनके नाम बदल देता हूं। दिस इज 1 2 डैश 1 3 डैश 1 4 डैश 1 5 डैश 1 6 डैश। बेटा यही प्रोसीजर हम यहां भी फॉलो कर लेते हैं। सेकंड कॉलम में भी 2 1 डैश मींस मिस्ट्री की फर्स्ट बुक और साइंस फिक्शन की सेकंड बुक। अब हम एक काम करते हैं बेटा, मिस्ट्री की 2 नंबर की बुक फाइनल कर देते हैं, इसको फ्रीज कर देते हैं और साइंस फिक्शन में चेंज करते रहते हैं। 2 डैश देन 3 डैश देन 4 डैश देन 5 डैश देन 6 डैश। यही सेम प्रोसीजर बेटा हम आगे चलेंगे। 3 1 डैश 3 2 डैश 3 3 डैश 3 4 डैश 3 5 डैश 3 6 डैश। देन नेक्स्ट कॉलम पे चलेंगे। 4 1 डैश 4 2 डैश 4 3 डैश 4 4 डैश 4 5 डैश एंड 4 6 डैश। फिफ्थ कॉलम पे चलते हैं। 5 1 डैश 5 2 डैश 5 3 डैश 5 4 डैश 5। तो दिस इज 1 डैश देन 2 डैश देन 3 डैश देन 4 डैश देन 5 डैश एंड फाइनली 6 डैश। बेटा अब यही सेम प्रोसीजर हम लोग लास्ट कॉलम पे भी फॉलो कर लेते हैं। तो लास्ट वाले कॉलम में हो जाएगा 6 1 डैश, उसके नीचे हो जाएगा 6 2 डैश 6 3 डैश 6 4 डैश 6 5 डैश 6 6 डैश। तो बेटा इस तरीके से हमें बिल्कुल दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ा और बड़े आराम से हमारा सैंपल स्पेस बन गया। अब देखिए बेटा हमने एक बुक निकाली है मिस्ट्रीज में से और एक बुक निकाली है हमने साइंस फिक्शन में से। और बेटा हमें ये कहा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द सिलेक्टेड बुक्स आर पेपर बैग्स। और बेटा पेपर बैग्स है बाद वाली बुक्स। मिस्ट्रीज में 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर पेपर बैग है और साइंस फिक्शन में 4 डैश 5 डैश या 6 डैश पेपर बैग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बुक्स के ऊपर नंबर 4 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 6 होना चाहिए। दोनों का मतलब ये नहीं कि 4 4 जरूरी है, वो 4 5 भी होता है 5 4 भी होता है। मतलब दोनों बुक्स पे जो नंबर है वो 4 से लेकर 6 तक कोई भी होते हैं। तो बेटा अगर हम ये देखें तो देखिए बेटा ये जहां मैं अपना माउस को रोटेट कर रहा हूं ये हमारा वो पोर्शन हमें दिख रहा है जिसमें फर्स्ट बुक पे या तो 4 है या 4 से बड़ा नंबर है और सेकंड बुक पे भी या तो 4 है या 4 से बड़ा नंबर है। तो बेटा हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि अगर सैंपल स्पेस में हम 36 केसेस को देख रहे हैं तो उसमें से हमारे जो फेवर वाले केसेस हैं वो 9 केसेस हैं। 4 4 डैश 4 5 डैश 4 6 डैश
54 डैश 55 डैश 56 डैश 64 डैश 65 डैश और 66 डैश। तो बेटा ये हमारे फेवर वाले केसेस हैं। अगर मैं इन केसेस को प्लॉट भी करना चाहूं तो बड़े आराम से हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। देखते जाएंगे बेटा, जरा ध्यान से चीजों को समझते जाएंगे। जो काम का पार्ट है मैं वो रख रहा हूं, फालतू वाला पार्ट में रिमूव कर रहा हूं। तो देखिए बेटा, जरा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। अब हमारे वो केसेस रह गए जो हमारे फेवर में है। तो अगर मैं इसको इवेंट ई कह दूं तो ई में 9 केसेस हैं। तो मैं कहता हूं नंबर ऑफ केसेस इन इवेंट ई इज इक्वल टू 9। चलिए इसको अलग से लिख लेते हैं। बेटा बेटर ये रहेगा कि हम ई इवेंट को डिफाइन भी करें कि आफ्टर ऑल ई इवेंट का मतलब क्या है। तो ये अच्छा रहेगा कि हम इसको डिफाइन भी करें। तो देखिए बेटा, मैं यहां पर भी डिफाइन कर सकता हूं। हमें कहा गया था कि बोथ दी बुक्स आर पेपर बैग्स, तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं सिर्फ, बोथ पेपर बैग्स। तो बेटा ऐसे हम देख रहे हैं कि ये वाले केस बन रहे हैं। और अगर मैं इसको काउंट करता हूं कि कितने केसेस बन रहे हैं, अगर मैं इसको काउंट करता हूं तो बेटा हम लोग ये देख रहे हैं कि टोटल बन रहे हैं इसके अंदर 9 केसेस। तो बेटा ये वाली बात खत्म हो गई। तो आपने देखा कि हमें सैंपल स्पेस मिल गया, जो केसेस हमारे फेवर वाले हैं हमें वो मिल गए। और हमारी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो लिखिए बेटा, which implies required probability is equal to 9/36। अगर मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करना चाहूं तो ऊपर लिख दूंगा मैं नंबर ऑफ केसेस इन इवेंट ई और नीचे लिख दूंगा नंबर ऑफ केसेस इन दी सैंपल स्पेस। अगर मैं फॉर्मूला भी लगाना चाहता हूं तो 9/36 आ गया, कैंसिल करेंगे तो 1/4 आ जाएगा या 0.25 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए बेटा, इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा प्रोसीजर। सो आंसर इज 1/4 और वी कैन से 0.25, एक ही बात है। तो बेटा ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए बेटा। सेकंड क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स and the resulting sequence of heads and tails is recorded। एक कॉइन को हमने 4 बार थ्रो किया, हेड में क्या होगा, टेल्स में क्या होगा, उसके हमने सीक्वेंस को रिकॉर्ड कर दिया। और बेटा 4 बार किसी कॉइन को थ्रो करने पे क्या सैंपल स्पेस बनता है, ये बेटा आप लोग अच्छे से जानते हो। हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था कि अगर किसी कॉइन को 4 टाइम्स थ्रो किया जाए तो सैंपल स्पेस क्या बनता है। तो बेटा दोबारा हमने मेहनत नहीं करनी, मैं उसी सैंपल स्पेस को पिक कर लेता हूं जो हम लोगों ने 3 टाइम्स 4 टाइम्स वाले में सीखा था, यहाँ पे ले आया। तो बेटा हमें पता चल गया कि हमारा सैंपल स्पेस क्या था। चलिए बेटा अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। सैंपल स्पेस हमें ऑलरेडी पता है तो उसको हमने पीछे से उठाया और कॉपी कर लिया। अब देखिए बेटा आगे वो कुछ इवेंट्स को डिफाइन कर रहा है। क्या कह रहा है देखिए, The events A, B and C are defined as, A का मतलब है exactly 2 heads। I repeat, मैंने आपको बताया था कि जो इवेंट होती है वो होता है सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, और सेट है तो करली ब्रैकेट तो जरूर आएंगे। तो जो इवेंट ए है उसकी डेफिनेशन है exactly 2 heads। तो देखिए बेटा अगर हम इस सैंपल स्पेस में लास्ट वाला कॉलम देखें तो लास्ट के कॉलम में जो 6 केसेस आ रहे हैं वो exactly 2 heads को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ठीक है बेटा, मैं उसी को आगे समझाता हूं आप लोगों को। देखिए बेटा यहीं से हमें मिला विच इंप्लाइज दैट ए वुड बी इक्वल टू, करली ब्रैकेट तो आएगा ही आएगा क्योंकि आफ्टर ऑल एवरी इवेंट इज अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। और इसमें 4 केसेस कौन कौन से आ जाएंगे देखिए बेटा, 6 केसेस, हेड हेड टेल टेल। 6 केसेस कौन से होंगे मैं फिर बता रहा हूं, लास्ट वाले कॉलम के 6 केसेस, क्योंकि हमें एग्जैक्टली 2 हेड्स चाहिए। तो नेक्स्ट हो जाएगा टेल टेल हेड हेड, ऑल्टरनेट करेंगे, हेड टेल, फिर ऑल्टरनेट करेंगे टेल हेड, फिर आसपास दोनों हेड कर देते हैं, बीच में दोनों टेल कर देते हैं, फिर आसपास दोनों टेल कर देते हैं और बीच में दोनों हेड कर देते हैं। तो बेटा इस तरीके से हमने देखा कि हमें सैंपल स्पेस पहले ही मिल गया था और अब हमें इवेंट ए हमने डिफाइन कर दिया कि इवेंट ए में क्या क्या केसेस आएंगे। अब इवेंट बी की तरफ देखते हैं बेटा। इवेंट बी में कहा जा रहा है हेड्स एंड टेल्स ऑल्टरनेट।
मतलब एक बार हेड आएगा तो अगली बार टेल आएगा, फिर हेड आएगा तो फिर टेल आएगा, या टेल से स्टार्ट करेंगे तो पहले टेल आएगा, फिर हेड आएगा, फिर टेल आएगा, फिर हेड आएगा। तो देखिए बेटा, अगर हम सैंपल स्पेस को ध्यान से देखें तो सिर्फ 2 केसेस है हमारे फेवर में, जहां मेरा माउस आप घूमता हुआ देख रहे हैं। देखिए बेटा, इसमें एक केस है हेड टेल, और एक केस है टेल हेड। ये 2 केसेस ऐसे हैं जो हमारे फेवर के हैं। तो ठीक है बेटा, अब इनको भी हम प्लॉट कर लेते हैं। तो B वुड बी इक्वल टू हेड टेल एंड टेल हेड। तो बेटा ये हमारे डेफिनेशन हो गई इवेंट बी की। अब बेटा हम इवेंट सी की भी बात कर लेते हैं। इवेंट सी में कहा जा रहा है फर्स्ट 2 टॉसेस आर हेड्स, मतलब बाद में क्या हो क्या नहीं हो वो कुछ नहीं बोल रहा। वो ये नहीं कह रहा कि फर्स्ट 2 हेड है, बाद वाले हेड नहीं होने चाहिए, ना ही वो कह रहा है होने चाहिए, वो कुछ भी नहीं बोल रहा। सिर्फ वो कह रहा है कि फर्स्ट वाले जो 2 हेड टेल है टॉसेस है वो हेड होने चाहिए। तो देखिए बेटा, अगर हम फर्स्ट कॉलम की तरफ देखें तो इसका फर्स्ट केस कवर हो गया, सेकंड केस कवर हो गया, और थर्ड केस कवर हो गया। फोर्थ कवर नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट 2 हेड्स नहीं है, फिफ्थ कवर नहीं होगा, फर्स्ट 2 हेड्स नहीं है। तो फर्स्ट कॉलम में पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। और बेटा जरा लास्ट वाले कॉलम को देखें तो लास्ट वाले कॉलम में पहला केस, क्योंकि हमें स्टार्टिंग के दोनों हेड चाहिए। तो पहले वाले कॉलम में ये 3 केसेस और लास्ट वाले कॉलम में HHTT। तो बेटा ये हमारा सी इवेंट है। तो सी इवेंट को भी हम लोग जरा समझ लेते हैं बेटा। तो देखिए बेटा, सी इवेंट में क्या हो जाएगा, देखिए सी इवेंट में हो जाएगा हेड, नेक्स्ट हो जाएगा हेड टेल, नेक्स्ट हो जाएगा हेड टेल। और बेटा अब मैं उठा रहा हूं लास्ट वाले कॉलम का फर्स्ट केस, हेड टेल। तो बेटा ये हमारे सी के अंदर जो 4 केसेस बन रहे हैं वो हमने देख लिया। तो देखिए बेटा, आप लोगों ने सैंपल स्पेस को समझ लिया, आप लोगों ने इवेंट ए को समझ लिया, और आप लोगों ने इवेंट बी को समझ लिया, और आप लोगों ने इवेंट सी को समझ लिया। तो बेटा ये सारी की सारी इवेंट्स आप लोगों के सामने हैं, इजिली आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो बेटा जरा हम आगे बढ़ते हैं, वो क्या क्या पूछ रहे हैं हमसे जरा देखते हैं। बेटा फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट में कहता है व्हाट एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट्स ए बी एंड सी। तो बेटा ये पार्ट तो हमने कर ही लिया, हमने ए भी दिखा दिया, बी भी दिखा दिया और सी भी दिखा दिया। तो बेटा हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ऑटोमेटिकली खत्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं बेटा सेकंड पार्ट, विच इवेंट्स इफ एनी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखिए बेटा वो आपसे ये पूछ रहा है कि इन इवेंट्स में से कौन सी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बेटा मैंने आपको कहा था कि 2 इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम तब कहेंगे जब उनमें कुछ कॉमन नहीं होगा, या अगर हम सेट्स की भाषा में बोले तो अगर हम 2 इवेंट्स का इंटरसेक्शन कैलकुलेट करें और ये देखें कि उनका इंटरसेक्शन नल सेट आ रहा है, मतलब फाई आ रहा है, तो ये इस बात का इंडिकेशन होता है दैट द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो देखिए बेटा हमारे पास 3 इवेंट्स हैं, ए है, बी है और सी है। तो क्या करेंगे बेटा, ए को कंपेयर करेंगे बी से, बी को कंपेयर करेंगे सी से, और सी को कंपेयर करेंगे ए से। तो देखिए बेटा पहले हम ए और बी को कंपेयर कर रहे हैं। बी में पहला केस है HT, और देखिए बेटा ए का थर्ड केस है HT। इसका मतलब ये हुआ कि ए में और बी में कोई एलिमेंट कॉमन है। मैं ये नहीं कह रहा 10 कॉमन होनी चाहिए, अगर एक भी कॉमन हो गया तो बात खत्म हो गई। अगर कुछ कॉमन है तो इसका मतलब ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं हो सकती, तो बात खत्म हो गई। अब बी और सी को कंपेयर करते हैं। बी में है HT, सी में कहीं भी नहीं है। बी में है TH, सी में कहीं भी नहीं है। तो बेटा हमें इस बात की अब क्लैरिटी मिल चुकी है कि क्योंकि बी और सी में कुछ कॉमन नहीं है तो बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ठीक है बेटा, इस बात को जरा आप लिख लेते हैं। लिखिए बेटा, सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई मतलब नल सेट, इवेंट्स बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इवेंट्स बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को शॉर्ट में लिख लिया है, आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि बी एंड सी में, सॉरी बेटा मैं ए एंड बी लिख दिया मैंने, मुझे बी एंड सी लिखना चाहिए था, मैं इसको ठीक कर देता हूं, बी में और सी में। तो इसको हम ठीक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि बी एंड सी का इंटरसेक्शन फाई है। फाई क्यों है? क्योंकि बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, और अगर कुछ भी कॉमन नहीं है और इंटरसेक्शन फाई है तो इस बात का इंडिकेशन है दैट बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो देखिए बेटा हमने ए को कंपेयर किया बी से, बी को कंपेयर किया सी से,
और अब सी को कंपेयर कर लेते हैं ए से। तो देखिए बेटा, सी का फर्स्ट एलिमेंट ए के अंदर नहीं है, सी का सेकंड एलिमेंट ए के अंदर नहीं है, सी का थर्ड एलिमेंट है एच एच टी एच, ये भी इसके अंदर नहीं है, और नेक्स्ट है एच एच टी टी, वो इसके अंदर है। देखिए बेटा, सी का लास्ट वाला एलिमेंट और ए का फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है वो कॉमन है। इसका मतलब ये होगा कि ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं हो सकती। तो ओनली बी एंड सी विल बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बिकॉज दे हैव नथिंग इन कॉमन। तो हमारे दो पार्ट खत्म हो गए बेटा। अब जरा सी पार्ट की बात कर लेते हैं। सी पार्ट में क्या बोला जा रहा है, देखिए बेटा, विच इवेंट्स इफ एनी आर सबसेट्स ऑफ अदर सेट्स। वो कह रहा है कौन सी इवेंट किसी दूसरी इवेंट का सबसेट है। सबसेट का मतलब ये होता है, अगर मैं कहूं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब ये होगा कि ए का हर एलिमेंट बी के अंदर है, और अगर ए का हर एलिमेंट बी के अंदर है तो ए बी का सबसेट होगा, और अगर बी का हर एलिमेंट ए के अंदर है तो बी ए का सबसेट हो जाएगा। तो बेटा जरा इस बात को चेक करते हैं। देखो बेटा, ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि ए बड़ा सेट है, तो बड़े सेट के सारे एलिमेंट बी के अंदर कैसे होते हैं, तो कंपेयर करना बेकार है। हाँ, बी को हम ए से कंपेयर करके देख सकते हैं कि अगर बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर होंगे तो हम कह देंगे कि बी जो है वो ए का सबसेट है। तो जरा इस बात को देखते हैं। ये जो हमने अभी किया है, मैं नोट लिख देता हूं इधर, ये हमारा सेकंड पार्ट था, और अब हम लोग करने वाले हैं थर्ड पार्ट। तो देखिए बेटा, जरा दोबारा से एक बार देख ले। बी का फर्स्ट एलिमेंट है एच टी, ये ए का थर्ड एलिमेंट है। बी का सेकंड एलिमेंट है TH, ये ए का फोर्थ एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज कंटेन्ड इन सेट ए। तो लिख लेते हैं बेटा, सिंस every element of B is contained in A, कोमा, तो क्या कह देंगे बेटा, हम ये कह देंगे कि जो B है वो A का सबसेट है। जो B है वो A का सबसेट है। अब देखो बेटा, A के एलिमेंट B के अंदर होंगे, सवाल ही पैदा नहीं था, A के अंदर ज्यादा है, बी के ए के अंदर हो सकते हैं, हमने चेक करना चाहिए था, हमने कर लिया। सी के बी के अंदर हो नहीं सकते क्योंकि सी में ज्यादा एलिमेंट है, बी के अंदर कम है। तो बी वाले एलिमेंट सी के अंदर हैं या नहीं है, ये हमने चेक करना है। तो देखो बेटा, हमने पहले कह दिया था कि बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन है ही नहीं तो बी के एलिमेंट सी के अंदर कैसे होते हैं, तो इसका मतलब दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी कि बी जो है वो सेट ए का सबसेट है। तो बेटा देखिए, हमने सारे पार्ट कवर कर लिए। तो देखिए बेटा, इट्स अ गुड क्वेश्चन इन दिस सेंस कि इसमें आप लोगों ने सैंपल स्पेस भी पढ़ लिया, इवेंट्स भी पढ़ ली, जो इवेंट्स होती हैं वो सबसेट होती हैं, वो वाला कंसेप्ट भी आपने देख लिया, इवेंट्स को डिफाइन करना भी सीख लिया, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वाला कंसेप्ट भी आ गया और सबसेट वाला कंसेप्ट भी आ गया। तो एक क्वेश्चन के बहाने हम लोगों ने हर तरह के कंसेप्ट को स्टडी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बेटा। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन क्या कहता है, एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंटेड विद 3 डिफरेंट ग्लासेस ऑफ कोला। उसने उनको नाम दिया है लेबल C, D एंड P। बेटा आप ऐसे मान के चलिए कि आप किसी पार्टी में जाते हैं, आप एक इंडिविजुअल है और आपको कोला के 3 ग्लासेस ऑफर किए गए हैं। ऐसे समझ लो कि ग्लास है और उसके बॉटम में एक चिट लगी हुई है। एक ग्लास के बॉटम में C लिखा है, एक ग्लास के बॉटम में D लिखा है और एक ग्लास के बॉटम में P लिखा है, लेकिन आपको नहीं पता कि बॉटम में कुछ लिखा हुआ है। ये सर्व करने वाले को पता है। तो सर्व करने वाले को पता है कि मैं एक ग्लास में जिसका नाम C है, एक ग्लास जिसका नाम D है और एक ग्लास जिसका नाम P है, वो ग्लासेस सारे के सारे डिफरेंट हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है दे आर डिफरेंट। तो ऑब्वियसली बात है डिफरेंट तो होंगे। डिफरेंट का मतलब ये नहीं बनावट में डिफरेंट है, डिफरेंट का मतलब एक का नाम C है, एक का नाम D है, एक का नाम P है, और तीनों के अंदर कोला है। अलग अलग क्वालिटी के सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं है, तीनों के अंदर कोला डाला गया है। आगे देखिए बेटा, आप क्या कहा जा रहा है, ही इज आस्क्ड टू टेस्ट ऑल दी 3। उसको कहा गया कि आप एक एक करके तीनों कोलास को टेस्ट करो एंड देन लिस्ट देम इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। इसको फिर तुम प्रेफरेंस के ऑर्डर में लिस्ट करो कि तुम किसको प्रेफर करोगे। ऑब्वियसली बात है बेटा, मान लीजिए हमें सबसे ज्यादा पसंद आ गया D, तो सबसे पहले हम D लिखेंगे। उसके बाद हमें सेकंड नंबर पे C पसंद आया तो हम C लिखेंगे, और सपोज थर्ड नंबर पे हमें P पसंद आया तो हम P लिखेंगे। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, जिस सीक्वेंस में हमें चीजें पसंद आनी शुरू हो जाएंगी उस सीक्वेंस में हम उनको लिखते चले जाएंगे। तो ये तो हो गया बेटा, उन सबको लेबल करने के लिए हमें बोला जा रहा है। और देखिए बेटा, आगे कहा जा रहा है, सपोज द सेम कोला हैज एक्चुअली बीन सर्व्ड इनटू ऑल द 3 ग्लासेस। तो देखिए बेटा, इसका मतलब क्या है इस बात का, सामने वाले को ये बात नहीं पता कि हर ग्लास के अंदर सेम टाइप की कोला डाली गई है। ये सर्व करने वाले को पता है, सामने वाले को नहीं पता।
और सर्व करने वाला जब सामने वाले को कहेगा कि बताओ तुम्हें सबसे अच्छी कोला कौन सी लगी है, सेकंड वाली कौन सी लगी है, थर्ड वाली कौन सी लगी है, और क्योंकि तीनों में सेम कोला है तो कायदे से तो उसका सेम टेस्ट लगना चाहिए। लेकिन जब उससे पूछा जाएगा तो एक साइकोलॉजिकल होता है कि यार अलग अलग चीज दी जा रही है तो कुछ तो फर्क होगा, तो रैंडमली कुछ भी बोल देगा। कभी वो पहले सी कह देगा, कभी पी कह देगा, कभी डी कह देगा, या पॉसिबिलिटी है कि वो डी और पी और सी कह देगा, या वो पी डी और सी कह देगा, कोई भी पॉसिबिलिटी है वो किसी भी सीक्वेंस से बोल सकता है। लेकिन ये हमें पता है, सर्व करने वाले को पता है कि हर ग्लास ऑफ कोला में सेम टाइप की कोला एक्चुअली सर्व की गई है। तो देखिए बेटा, इस लाइन का ना एक रेलेवेंस भी है, जरा ध्यान समझेंगे बेटा। आपको याद होगा बेटा, हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले लेक्चर में ये डिस्कस किया था इक्वली लाइकली इवेंट्स, जिसको मैंने आज दोबारा भी आप लोगों को एक बार बैकलॉग में बताया है। इक्वली लाइकली इवेंट्स, बेटा इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब ये होता है वो इवेंट्स जिनके अकरेंस की प्रोबेबिलिटी, जिनके अकरेंस का चांस बराबर होता है। तो देखिए बेटा, जब उसने ये कहा कि हमने हर एक के अंदर सेम कोला भरी है, अगर तो ऐसे होता कि एक के अंदर भी टेस्टी वाली भर देता तो उसके प्रेफर करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और एक के अंदर बिल्कुल बेकार कोला भर देता, बहुत जिसका टेस्ट बिल्कुल बेकार है, कड़वा टेस्ट है, उसके चांसेस सबसे कम होते। लेकिन जब सेम कोला भरी गई है तो इसका मतलब है कि हर ग्लास को प्रेफर करने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्टली हमें एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है दैट द चॉइसेस ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कोलास आर इक्वली लाइकली, मतलब सबके चूज किए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बराबर है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। ए पार्ट में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए बेटा। ए पार्ट में बोला जा रहा है व्हाट आर द सैंपल इवेंट्स इन दिस रैंकिंग एक्सपेरिमेंट। अब देखिए बेटा, मैं अगर आप लोगों को 3 ग्लास दे दूं सी, डी और पी, तो बताओ क्या प्रेफरेंस है। तो एक पॉसिबिलिटी आप बोलोगे सी डी पी, एक पॉसिबिलिटी आप बोलोगे सी पी डी, एक पॉसिबिलिटी आप बोलोगे डी पी सी। तो बेटा कई सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो हमें सोचना होगा कि कितने केसेस पॉसिबल हैं। तो देखिए बेटा, ये सोचना बड़ा इजी है, मैं आप लोगों को लिख के दिखा रहा हूं, ध्यान देखिए बेटा। मैंने आपको डी दिया, पी दिया और सी दिया, आपने इनको अरेंज करना है। तो देखिए बेटा, एक काम करते हैं, सी को फिक्स कर देते हैं, अगली बार डी को फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स कर देते हैं, अगली बार पी को फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स कर देते हैं। तो अगर सी को फर्स्ट पोजीशन पे रख दिया गया तो आगे 2 पॉसिबिलिटी बनती है, या तो डीपी होगा या पीडी होगा। ऐसे अगर उसने फर्स्ट पोजीशन पे डी को रखा तो या तो डीपीसी होगा या डीसीपी होगा। ऐसे अगर उसने फर्स्ट पोजीशन पे पी को रख दिया तो या तो पीसीडी होगा या पीडीसी होगा। तो बेटा अब इन सबको मैं जरा कंबाइन कर देता हूं। तो हमने देखा बेटा, ये हमारी 6 केसेस बन गए, और मैंने आपको बताया था कि अगर मैं सारी पॉसिबिलिटीज को, आई रिपीट, अगर मैं सारी पॉसिबिलिटीज को या अगर मैं ऑल पॉसिबल आउटकम्स को एक सेट की फॉर्म में लिख दूं तो उसी का नाम होता है सैंपल स्पेस। तो हमें सबसे पहले कहा गया था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हाट आर दी सिंपल इवेंट्स इन द रैंकिंग एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट प्रोबेबिलिटी वुड यू असाइन टू ईच वन ऑफ देम। तो सिंपल इवेंट कौन कौन सी है बेटा? पहली सिंपल इवेंट है सी डी पी। ये सिंपल इवेंट क्यों है? सीडीपी को मैं सिंपल इवेंट क्यों बोला? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी इवेंट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, तो सीडीपी तो एक ही एलिमेंट है, उसको हम सिंपल इवेंट कहते हैं। तो बेटा इस तरीके से हमारे पास 6 सिंपल इवेंट है। एक सिंपल इवेंट सीडीपी है, एक सिंपल इवेंट सीपीडी है, एक डीपीसी है, एक डीसीपी है, एक पीसीडी है, एक पीडीसी है। अब बेटा आपको इस पे एक ऑब्जेक्शन होनी चाहिए, मैंने जो सामने लिखा हुआ है वो ये कि सर आपने बताया था कि जो इवेंट होती है वो सबसेट होती है सैंपल स्पेस की, और सर सबसेट है तो सेट का टाइप है, तो अगर सेट का टाइप है तो उसमें कर्ली ब्रैकेट डालना चाहिए। बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप लोग, डालना चाहिए। तो बेटा कायदा तो ये कहता है कि मुझे इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल देना चाहिए, तो एक इवेंट हो गई, और क्योंकि इस इवेंट में एक ही एलिमेंट है तो सिंपल इवेंट है। नेक्स्ट सिंपल इवेंट हो जाएगी कर्ली ब्रैकेट के बीच में सीपीडी, नेक्स्ट हो जाएगी डीपीसी एंड सो ऑन। लेकिन बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में जब मैं आप लोगों को डाइस, पेयर ऑफ डाइस के बारे में बता रहा था, तो मैं आपको कह रहा था इतनी टेंशन मत लो कि आपने हर एक पे कर्ली ब्रैकेट डालना है। अब नहीं भी डालोगे तो इतना कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, आप सेट थ्योरी नहीं कर रहे एक्चुअली, तो इतने कोई मार्क्स नहीं काट लेगा। लेकिन हाँ डालो तो अच्छी बात है, वैसे हम क्यों करें गलती। तो मैंने 3 पे डाल दिया, 3 पे नहीं डाला, लेकिन आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, कायदे से हमें डालना चाहिए था। चलिए एनीवे बेटा अब वो क्या कहता है, एंड व्हाट प्रोबेबिलिटी वुड यू असाइन टू ईच वन ऑफ देम। देखिए बेटा इस लाइन की हमें दोबारा याद आ रही है, हमें कहा गया था सब ग्लासेस में सेम टाइप की कोलर डाली गई है, इसका मतलब इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं, और क्योंकि ये 6 केसेस बन रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, और क्योंकि 6 केसेस बन रहे हैं और सारे केसेस इक्वली लाइकली हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हर केस की प्रोबेबिलिटी जो है वो
सेम होगी। तो बेटा इस बात को हम लिख लेते हैं, सिंस द इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। एग्जामिनर कहेगा क्यों भाई ऐसे कैसे कैसे तुम इक्वली लाइकली है, रीजन तो बताओ, तो इसका रीजन भी बताएंगे। सिंस द इवेंट्स आर इक्वली लाइकली एज द सेम कोला has been served in each of the 3 glasses. Since the events are equally likely as the same cola has actually been put into all 3 glasses, comma, probability of each would be 1/6. क्योंकि बेटा हमने सब में सेम क्वालिटी की कोला डाली हुई थी, सेम टाइप की कोला डाली हुई थी, तो इवेंट्स इक्वली लाइकली होंगी, और अगर इक्वली लाइकली होंगी तो हर इवेंट के होने की संभावना, हर इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बराबर हो जाएगी और इक्वल टू 1/6 हो जाएगी। आई होप कि बेटा आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। देखिए बेटा बी पार्ट में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए बेटा। बी पार्ट में हमें बोला जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी इज रैंक्ड फर्स्ट। तो देखिए बेटा अगर सी को फर्स्ट नंबर पर रखते हैं तो इस सैंपल स्पेस की फर्स्ट इवेंट में भी सी पहले है और सेकंड इवेंट में भी सी पहले, इसके अलावा कहीं भी नहीं है। तो टोटल केसेस हो गए 6 और हमारे फेवर में केसेस हो गए 2। तो देखिए बेटा इस बात को भी लिख लेते हैं, इस बात को भी लिख लेते हैं। लिखिए बेटा इफ सी इज रैंक्ड फर्स्ट देन फेवरेबल केसेस इज इक्वल टू 2। कौन से फेवरेबल केसेस है बेटा, अगर हम जानना चाहें वो कौन से केसेस हैं? एक है सीडीपी एंड एक है सीपीडी। तो फेवरेबल केसेस है 2, टोटल केसेस है 6। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो राइट ऑन विच इंप्लाइज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 2/6। और बेटा 2/6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो आंसर होगा वो 1/3 हो जाएगा। तो देखिए बेटा हमारा बी पार्ट भी खत्म हो गया। सी पार्ट कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी इज रैंक्ड फर्स्ट एंड डी इज रैंक्ड लास्ट। तो बेटा सी फर्स्ट है तो ये 2 केसेस है, लेकिन डी लास्ट है तो इसका मतलब ओनली 1 केस, ये वाला केस। मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा। उसने कहा था सी इज रैंक्ड फर्स्ट, अगर ये वाली बात कहते हैं तो 2 केसेस है, लेकिन उसने साथ ही कह दिया कि डी इज रैंक्ड लास्ट, सिर्फ एक ही केस हमारे फेवर में, मतलब ये वाला केस। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा हमें सी पार्ट का आंसर भी बेटा क्लियरली मिल गया। चलिए बेटा इस बात को भी कॉपी कर लेते हैं, लिख लेते हैं इस बात को भी। लिखिए बेटा if C is ranked first and D is ranked last, then favorable number of cases is equal to 1, हो जाएगा CPD। तो एक ही केस हमारे फेवर में। तो देखिए बेटा हमें सारी बातें क्लियर हो गई हैं कि अगर हमने C को पहले रखा तो 2 केसेस हैं, लेकिन अगर D को लास्ट कर दिया तो सिर्फ एक ही केस है। टोटल केसेस हैं 6 और हमारे फेवर में सिर्फ एक ही केस, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है विच इंप्लाइज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमेशा सेम होता है फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो हमारा जो आंसर है बेटा वो हो जाएगा फाइनली इक्वल टू 1/6। तो देखिए बेटा हमारे तीनों पार्ट्स के आंसर आ चुके हैं। हमें ये कहा गया था कि क्या क्या केसेस बनेंगे, हमने इसका सैंपल स्पेस बना दिया था, हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/6 क्योंकि इक्वली लाइकली है, और उसके बाद हमने बाकी दोनों केसेस में फेवरेबल केसेस को आइडेंटिफाई किया, उनको काउंट किया। टोटल नंबर ऑफ केसेस में पहले से ही पता है 6 है और हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप कि बेटा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द चांस दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड रैंडम विल हैव फर्स्ट पार्ट 53 संडेज, सेकंड पार्ट 52 संडेज। बेटा मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को। व्हाट इज द चांस, चांस मतलब प्रोबेबिलिटी, एक ही बात है। व्हाट इज द चांस या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल हैव 53 संडेज। देखिए बेटा बड़े आराम से समझने वाली बात है। हम सब जानते हैं कि लीप ईयर वो होता है जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं, हर ईयर में 365 डेज होते हैं और फरवरी में 28 डेज होते हैं। और क्योंकि लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर वुड बी 366। तो देखिए बेटा मैंने इस बात को क्लियर किया यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ डेज in a leap year is equal to 366।
वैसे नॉर्मल ईयर में 365 होते हैं और लीप ईयर में 366 होते हैं। बेटा वैसे आप लोगों को ये बात पता होगी, मैं फिर भी एक बार आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं। जिस ईयर को 4 से डिवाइड किया जाता है, फॉर एग्जांपल 1924 डिवाइड किया जाता है, 1996 4 से डिवाइड 8 हो जाएगा, 1996 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। लेकिन ना जरा ध्यान सुनेंगे बेटा, जिस ईयर को 4 से डिवाइड किया जा सके उसको बोलते हैं लीप ईयर। लेकिन सर क्या बात कर रहे हो, अभी आपने कहा था कि जिस ईयर को 4 से डिवाइड किया जा सके वो लीप ईयर होता है, तो 1900 को तो 4 से डिवाइड किया जा सकता है। सर फिर ऐसा क्यों कह रहे हो कि लीप ईयर नहीं है? बेटा जरा ध्यान सुनना, 1900 इज सेंचुरी, सेंचुरी मतलब जिसमें लास्ट में तो 2 zeros आ रहे होते हैं। तो बेटा इस बात को बड़े ध्यान सुन लेना आप लोग। अगर कोई ईयर सेंचुरी नहीं है तो वो लीप ईयर तब कहलाएगा इफ इट कैन बी डिवाइडेड बाय 4। और अगर कोई ईयर सेंचुरी है, मतलब 1900, 1800, 1700, 2000, 2100, 2200, मतलब लास्ट में 2 zeros हैं, अगर कोई ईयर सेंचुरी है तो वो लीप ईयर तब होता है जो उसको 400 से डिवाइड किया जा सके। तो देखिए बेटा 1900 को 400 से डिवाइड नहीं किया जा सकता तो ये लीप ईयर नहीं है, 2000 को 400 से डिवाइड किया जा सकता तो ये लीप ईयर है। तो बेटा मैं वैसे आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में कोई रेलेवेंस नहीं है इस बात का। जिस ईयर को 4 से डिवाइड किया जा सके, अगर वो नॉन सेंचुरी ईयर है और 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर है। और अगर वो सेंचुरी ईयर है, मतलब 1900, 2000 या 22 या 2100, तो वो लीप ईयर तब कहलाएगा अगर उसको 400 से डिवाइड किया जा सके। बेटा इस क्वेश्चन से कोई रेलेवेंस नहीं है, मैंने आपको वैसे जनरल नॉलेज के लिए बात बताई है। हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो बेटा लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं 366। अब बेटा अगली बात को बड़े ध्यान सुनिएगा आप लोग। देखिए बेटा 366 डेज होते हैं, मैंने आपको पहले बोल दिया। अगली बात सुनना बेटा, हम ये जानना चाहेंगे कि कितने वीक्स होते हैं। वो तो बेटा हम सब जानते हैं कि हर ईयर में 52 वीक्स होते हैं। आई रिपीट, हर ईयर में 52 वीक्स होते हैं। ये बात हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि हर ईयर में 52 वीक्स होते हैं। लेकिन 52 वीक्स के बाद भी तो हो सकता है कुछ डेज बच जाएं, हमें नहीं पता कितने बचेंगे। तो एक काम करते हैं बेटा, 52 को जरा हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बड़ी इजी कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी मैं करके दिखा देता हूं। 52 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 364 आ रहा है। तो देखिए बेटा 364 आ गया, लेकिन हमें तो 366 की बात करनी थी। इसका मतलब ये हुआ कि 52 वीक्स में 364 डेज हो गए और 2 दिन फिर भी बच जाएंगे। तो इसका मतलब मैं ये कहता हूं कि 366 डेज में देयर विल बी 52 वीक्स एंड 2 डेज। अब जरा बेटा बड़े ध्यान से इस बात को समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला जो मैं अब बोलने जा रहा हूं। देखिए बेटा, अगर 52 वीक्स हैं तो 52 संडेज की तो गारंटी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि लीप ईयर में 53 संडेज होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखिए बेटा, अगर 52 वीक्स हैं तो 52 संडेज की तो हमें मिल गई गारंटी। लेकिन जो 2 दिन बच गए हैं, उन 2 बचे हुए 2 दिनों में संडे होगा या संडे नहीं होगा ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो गारंटी तो नहीं मिल पाई। लेकिन 52 संडेज की गारंटी मिल चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 53 संडेज चाह रहे हैं तो अब हमें ये चाहिए कि इन 2 डेज के अंदर हमें एक संडे और मिल जाए। क्यों? क्योंकि 52 संडेज तो पहले से ही हमें मिल चुके हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, हमें उसके बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं हम लोगों ने। तो बेटा इसका मतलब अब ये हुआ कि हमारा क्वेश्चन अब ये बन गया कि इफ वी वांट 53 संडेज देन वी मस्ट हैव 1 मोर संडे इन दीज 2 डेज। तो बेटा ये पता लगाने के लिए हमें ये देखना होगा कि इन 2 डेज की क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, इन 2 डेज में क्या क्या संभावनाएं होती हैं। तो देखिए बेटा क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, ध्यान से देखिए बेटा। पहली पॉसिबिलिटी संडे के साथ मंडे, दूसरी पॉसिबिलिटी मंडे के साथ ट्यूसडे, तीसरी पॉसिबिलिटी ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी वेडनेसडे एंड थर्सडे। देखिए बेटा मैंने पहले टी लिखा था, अब टीएच लिख रहा हूं, टी फॉर ट्यूसडे, टीएच फॉर थर्सडे, डिस्टिंग्विश करने के लिए। देन थर्सडे के साथ फ्राइडे, देन फ्राइडे के साथ सैटरडे, देन सैटरडे के साथ संडे। बेटा अगला नंबर आता है संडे के साथ मंडे, लेकिन वो तो हम स्टार्टिंग में ले चुके हैं। तो देखिए बेटा अगर इसको हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 6 केसेस बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम ये कह सकते हैं विच इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ केसेस इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 7। और हम सब जानते हैं बेटा अच्छे से कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस होता है। टोटल नंबर ऑफ केसेस मतलब नंबर ऑफ केसेस इन द सैंपल स्पेस। तो हमने इसको पहले ही काउंट करके रख लिया। अब बेटा जरा ध्यान सुनिएगा,
बेटा अगर हमें 53 संडेज चाहिए तो कुछ इवेंट डिफाइन कर लेते हैं। चलिए हमने इवेंट डिफाइन कर दी, लेट ए इज इक्वल टू 1 more संडे इन 2 days लेफ्ट मतलब 52 वीक्स पक्का है, 52 वीक्स मतलब 364 डेज पक्का है। जो बाकी दो बचे हुए 2 दिन है वो बाकी 2 दिन संडे मंडे होते हैं, मंडे ट्यूसडे होते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। तो उनमें से अगर हमें एक संडे और मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब अब हम ये कहते हैं which implies that required probability would be equal to probability that left over, मतलब जो बचे हुए 2 दिन है, left over 2 days have 1 more Sunday, have और भी क्या बोलना है, have 1 Sunday। तो बेटा अगर हम इस बारे में बात करें तो हमें ये देखना है कि इवेंट ए में कितने केसेस हैं। तो बेटा इवेंट ए के अंदर ऐसे बेटा 2 केसेस आ रहे हैं। कैसे 2 केसेस आ रहे हैं मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूं आप लोगों को। देखिए बेटा एक ये वाला केस, मैं इसको 1 मिनट के लिए हाईलाइट कर देता हूं, और एक लास्ट वाला केस। क्यों? क्योंकि हमें कहा गया था दैट वी नीड 1 more संडे इन लेफ्ट ओवर 2 days। तो अगर हमें टोटल 53 संडेज चाहिए, 52 संडेज की गारंटी हमारे पास पहले से है, बस अब हमारा काम सिर्फ ये रह गया कि 2 days जो बचे हुए हैं उनके अंदर हमें एक संडे मिल जाए। और बचे हुए 2 days में एक संडे मिलने की पॉसिबिलिटीज 2 हो गई, या तो ये वाला पेयर मिल जाए हमें और या संडे मंडे वाला पेयर मिल जाए हमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी दैट लेफ्ट ओवर 2 days हैव 1 संडे, और इसमें हमारे नंबर ऑफ केसेस क्योंकि 2 बन रहे हैं तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी वो ये हो जाएगी इज इक्वल टू नंबर ऑफ केसेस इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ केसेस इन द सैंपल स्पेस, मींस 2 डिवाइडेड बाय 6, सॉरी 6 नहीं है बेटा, ये 7 है। तो देखिए बेटा इसका मतलब हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 2/7। ये बेटा हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं जरा सेकंड पार्ट की। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए बेटा सेकंड पार्ट क्या कहता है, ध्यान से देखिए। सेकंड पार्ट कहता है 52 संडेज। अब देखो बेटा 52 संडेज की तो गारंटी मिल चुकी है ना, वो तो है ही है। और अगर हमें 52 संडेज चाहिए तो अब हम ये चाहते हैं कि अब हमें इन बचे हुए 2 दिनों में एक भी संडे ना मिले। आई रिपीट, अब हम चाहते हैं कि इन बचे हुए दिनों में हमें एक भी संडे ना मिले। तो फिर हमें क्या करना होगा? तो बेटा इस बार हम बोलेंगे, एक और इवेंट डिफाइन करेंगे बी, और ये कह देंगे लेट बी मींस नो मोर संडे, नो मोर संडे इन 2 days लेफ्ट। यानी कि जो बचे हुए 2 दिन हैं हम चाहेंगे कि उनके अंदर संडे ना हो। और अगर हम ये चाहते हैं संडे ना हो तो ऐसे कितने केसेस हैं? तो बेटा हमें देख सकते हैं कि ऐसे 5 केसेस हैं। आपको क्या सर ऐसे कैसे कह दिया आपने कि ऐसे 5 केसेस हैं? क्या देख के बोला आपने कि ऐसे 5 केसेस हैं? तो बेटा मैं आपको समझा के बताऊंगा, चिंता मत करिए आप इस बात की। देखिए बेटा ये जो आप सैंपल स्पेस में बीच के 5 केसेस देख रहे हैं, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे एंड फ्राइडे सैटरडे। बेटा ये वाले जो 5 केसेस हैं इनके अंदर संडे नहीं है, और हम चाहते हैं संडे ना मिले। क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें टोटल 52 वीक संडेज मिले, और 52 वीक्स में तो 52 संडेज मिल चुके हैं। तो बचे हुए 2 दिनों में संडे ना मिले, हम ये चाह रहे हैं। तो बेटा अब हम अपने आंसर को फाइनल करते हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नो संडे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। और बी में कितने केसेस हैं वो हमने देखा है कि बी में 5 केसेस हैं। तो बेटा देखिए फाइनली हमारा जो आंसर है सेकंड पार्ट का वो हो जाएगा 5/7। देखिए बेटा सेकंड पार्ट को एक और आसान तरीके से समझा जा सकता है। अगर हम ये मानते हैं कि 53 संडेज होना एक सक्सेस है तो 52 संडेज होना एक फेलियर होगा, और हम जानते हैं कि फेलियर की प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो बेटा इस बात को हम ऐसे भी कहते हैं, और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पीबी इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए। ऐसा क्यों बेटा? जरा ध्यान से समझना इस बात को आप लोग। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, जरा ध्यान से समझ लेना बेटा इस बात को आप लोग। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर हम ए को सक्सेस मान लेते हैं तो बी फेलियर हो जाएगा। तो सक्सेस का मतलब हो गया तेरा 53 संडेज, फेलियर का मतलब हो गया तेरा 52 संडेज।
और बेटा हमने लास्ट लेक्चर में बड़े क्लियरली डिस्कस किया था कि अगर हमें सक्सेस और फेलियर में से एक चीज की प्रोबेबिलिटी पता है तो दूसरे की निकाली जाती है, क्योंकि दोनों का जो टोटल होता है हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो बेटा ये भी तरीका होता है आंसर क्वेश्चन सॉल्व करने का, और जो मैंने पहले सैंपल स्पेस की हेल्प से किया है वो भी तरीका होता है। तो बेटा ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखते हैं बेटा। देखिए बेटा हमें कहा जा रहा है the odds in favor of an event are 3:5. Odds in favor of an event are 3:5. Find the probability of occurrence of this event. बेटा ये कोई एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं है कि तो सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को असाइनमेंट में रखने का बेटा मेरा पर्पस सिर्फ इतना ही है कि एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बनाएगा, जो आप लोगों को चीजों को समझना में आसानी करेगा। और एक और बात समझाता हूं बेटा, प्रोबेबिलिटी को रिपोर्ट करना हो, एग्जामिनर बताना चाहे कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो एग्जामिनर के पास बेटा 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से ध्यान सुनना बेटा। नंबर 1 फ्रैक्शन है डेसिमल में, मतलब हो गएगा प्रोबेबिलिटीज 1/3, या हो गएगा प्रोबेबिलिटीज 2/4, या हो गएगा प्रोबेबिलिटीज 1/2, या हो गएगा प्रोबेबिलिटीज 0.25, या हो गएगा प्रोबेबिलिटीज 0.35। तो एक तरीका होता है फ्रैक्शन में या डेसिमल में बताना। दूसरा तरीका बेटा प्रोबेबिलिटी को लिखने का होता है परसेंटेज में। वो आपको कहता है कि प्रोबेबिलिटी 60%, प्रोबेबिलिटी 30%, प्रोबेबिलिटी 40%। और बेटा तीसरा तरीका होता है इन टर्म्स ऑफ ऑड्स इन फेवर या ऑड्स अगेंस्ट। तो बेटा ये 3 तरीके होते हैं प्रोबेबिलिटी को लिखने के। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व तो हम बाद में करेंगे, लेकिन सॉल्व करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट समझा दूं कि प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के कौन कौन से 3 तरीके होते हैं। तो बेटा मैं कंसेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से देख लेंगे बेटा आप लोग। क्या कंसेप्ट है देखिए बेटा। प्रोबेबिलिटी को लिखने का तरीका नंबर 1 इन परसेंटेज। प्रोबेबिलिटी को लिखने का तरीका नंबर 2 एज अ फ्रैक्शन और अ डेसिमल नोटेशन। मतलब एग्जांपल के तौर पे आपको कहा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटीज 1/2, आपको कहा जा सकता है प्रोबेबिलिटीज 1/4, या आपको कहा जा सकता है प्रोबेबिलिटीज 30%। तो परसेंटेज में भी दी जाती है, एज ए फ्रैक्शन भी दी जाती है। नहीं बेटा परसेंटेज नहीं, मैं परसेंटेज वाला एग्जांपल तो ऊपर लेता हूं। फॉर एग्जांपल परसेंटेज, लेकिन अब मैं कह रहा हूं या तो फ्रैक्शन या डेसिमल में। और बेटा अब जो बता रहा हूं वो चीज बता रहा हूं जिसके लिए मैंने कंसेप्ट आपको समझाना शुरू किया है। या तो इसको कहा जाएगा एज ऑड्स इन फेवर। चलो बेटा इसको समझ लेते हैं फिर बातें बोलते हैं। देखो बेटा अगर आपको कोई ये कहे कि प्रोबेबिलिटीज m/n, अगर आपको कोई ये कहे कि प्रोबेबिलिटीज m/n, इट मींस फेवरेबल केसेस इज इक्वल टू m, अनफेवरेबल केसेस इज इक्वल टू n। तो देखिए बेटा ध्यान से दोबारा समझ लो। अगर आपको ये कहता है कि ऑड्स इन फेवर इज m/n, तो एक तरह से आपको ये कहना चाह रहा है कि m टर्म्स आर इन फेवर और m आर अगेंस्ट। तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे m और अनफेवरेबल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे n। बेटा ऐसे ही वो ऑड्स इन फेवर की जगह ये भी कहता था, ऑड्स इन फेवर बोलने की जगह वो ये भी कहता था ऑड्स अगेंस्ट, ऐसे भी बोलता था ऑड अगेंस्ट। तो देखिए बेटा ऑड्स की टर्म्स में 2 तरीके हो गए लिखने के, या तो बोलेगा ऑड्स इन फेवर और या वो लिखेगा ऑड्स अगेंस्ट। तो देखिए बेटा अब अगर लिखता है वो m/n, या मैं चलो चेंज कर देता हूं कंफ्यूजन ना हो, मैं उसको a/b कह देता हूं। अब अगर वो लिखता है a/b, तो पहले आपको जो a है उसको आप बोलोगे अनफेवरेबल नंबर ऑफ केसेस पहले वाले को, और जो बाद वाला है उसको आप बोलोगे फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस। तो देखिए बेटा दोनों में फर्क समझ लेंगे। ऑड्स इन फेवर में जो पहले वाला नंबर होता है वो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस होता है, और जो बाद वाला नंबर होता है वो अनफेवरेबल नंबर ऑफ केसेस होता है। लेकिन अगर वो ऑड्स अगेंस्ट कहता है, तो ऑड्स अगेंस्ट में जो पहले वाला नंबर होता है वो अनफेवरेबल नंबर ऑफ केसेस होता है, और जो ऑड्स बाद वाला नंबर होता है वो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस होता है। तो इस बात को ऐसे भी कह सकते हो आप, ऑड्स इन फेवरेबल का मतलब फेवरेबल रेशियो अनफेवरेबल,
और ऑड्स अगेंस्ट का मतलब अनफेवरेबल रेशियो फेवरेबल। मैं बेटा दोबारा इस बात को बोल रहा हूं, ऑड्स इन फेवरेबल का मतलब होता है फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस रेशियो अनफेवरेबल नंबर ऑफ केसेस। ऑड्स अगेंस्ट का मतलब होता है अनफेवरेबल नंबर ऑफ केसेस रेशियो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस। तो बेटा इस कंसेप्ट के साथ अगर अपने क्वेश्चन पे वापस चलें तो देखिए बेटा हमें कहा गया था ऑड्स इन फेवर, इसका मतलब ये हुआ कि 3 केसेस फेवर में है, 5 केसेस अनफेवर में है। तो बेटा देखो ये तो बड़ी अंडरस्टूड सी बात है, इफ 3 केसेस आर इन आवर फेवर 5 केसेस आर इन अनफेवर तो टोटल केसेस हो जाएंगे 8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस बतानी है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस का फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया था आपको, फेवरेबल नंबर ऑफ वेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज। तो ये तो बड़ी आसान सी बात है बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए बेटा इस बात को जरा लिख लेते हैं बेटा। मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया बेटा, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो लिखिए बेटा। ऑड्स इन फेवर ऑफ द इवेंट इज इक्वल टू 3:5 हमें गिवन है, 3:5 हमें गिवन है। और बेटा अगर हमें वो ऑड्स इन फेवर कह रहा है, मैं इस बात को देखो फिर एम्फेसाइज कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, अगर वो ऑड्स इन फेवर कहता है तो 3 केसेस हो जाएंगे फेवर में और 5 केसेस हो जाएंगे अनफेवर में। तो बेटा इस बात को हम जरा लिख लेते हैं, विच इंप्लाइज फेवरेबल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 3 and unfavorable number of ways is equal to 5 is equal to 5। अब देखो बेटा अगर 3 केसेस फेवर में है और 5 केसेस अनफेवर में है तो ऑब्वियसली बात है टोटल केसेस हो जाएंगे 5 3 + 5। तो बेटा इस बात को एम्फेसाइज कर देते हैं, विच इंप्लाइज टोटल नंबर ऑफ वेज, ये टोटल नंबर ऑफ केसेस भी कहते हैं, इज इक्वल टू 3 + 5 इज इक्वल टू 8। बस बेटा बात ही खत्म हो गई। फेवरेबल केसेस गिवन है, अनफेवरेबल गिवन है, जिससे हमने टोटल निकाल लिया। और क्वेश्चन ये था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट। बस बेटा बात ही खत्म हो गई, विच इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा फेवरेबल वेज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैं पूरा फेवरेबल नंबर ऑफ वेज नहीं लिख रहा, शॉर्ट में लिख रहा हूं फेवरेबल वेज, और बेटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा टोटल वेज, क्योंकि हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन होती है फेवरेबल नंबर ऑफ वेज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज, और हमारे इस केस में फेवरेबल वेज है 3 और टोटल वेज है 8। तो देखिए बेटा जैसा कि मैंने अभी पहले एम्फेसाइज किया था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अच्छा क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ना ये, लेकिन ये क्वेश्चन तो एक बहाना होते हैं कि कुछ नया कंसेप्ट अगर मैंने आपको समझाना हो तो ये क्वेश्चन तो एक बहाना था बस। इस लेक्चर को बेटा हम यही कंप्लीट कर रहे हैं और आई होप कि आप लोगों को जो मैंने आज पढ़ाया है सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।